हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर। सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट है आपका लैंड लॉ, कोड है आपका 5004 और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। अब से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें लैंड लॉ का मैंने बेसिक क्वेश्चन कराया था। लैंड लॉ का बेसिक क्वेश्चन कराया था, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट आपकी बना दी है, ठीक है। दूसरा, ये जो लैंड लॉ है इसे हम यूपी रिवेन्यू कोड भी बोलते हैं, ठीक है। यूपी रिवेन्यू कोड 2006 भी कहते हैं। इसका कोड जो 5004 है और कहीं पे 504 भी लिखा जाता है। आगे चलते हैं। अब से पहले मैं आपका CPC दूसरे नंबर पे 5001, CRPC जिसे हम BNSS कहते हैं 5002 और 5006 इसका जो कोड है। तीसरे नंबर पे एविडेंस और BSA जिसका कोड 5003 और 5007 है। ये सभी मैं आपके ऑलरेडी करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। ये इसलिए बताना पड़ रहा है, अभी भी कुछ कमेंट आ रही हैं कि सर 5001, 5002 और 6-7 के इनके भी क्वेश्चंस करा दो। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्लेलिस्ट देखो, वहां पर मैंने ऑलरेडी करा दिया है। यहां पे हम कराएंगे आपको सिर्फ लैंड लॉ। लैंड लॉ का एक क्वेश्चन और करा दिया है, आप प्लेलिस्ट जाके उसे देखिएगा। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमने एक व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है, वो सभी लॉ वाले स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी स्टेट के किसी क्लास से संबंधित हो, अगर लॉ से हो तो आप उसे फॉलो जरूर कर लेना। वहां पे आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट प्रोवाइड होंगी, ठीक है। और इस चैनल को जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इसे भी सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो वीडियो को। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है, आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। ध्यान से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपकी समझ से यह निकल गया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। बड़े ही प्यार से देखना है। क्वेश्चन है, जोतदारी की कितनी किस्में हैं? मतलब जो हम जोतते हैं उसकी कितनी किस्में हैं? जोतदारी की किस्में। उत्तर है इसका यहां से, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। इसकी जो फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था, ये है इसकी फुल फॉर्म। 1950 लागू होने के पूर्व। इसकी फुल फॉर्म मैं नीचे लिख देता हूं, आप परेशान ना हो इस वजह से, ठीक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि अधिनियम 1950, मैंने फुल फॉर्म भी लिख दी है, देख लेना आप, है ना। लागू होने के पूर्व एवं अधिनियम के निश्चित किए जाने के दिनांक 10/2/2016 तक। निश्चित मतलब होता है लागू होना, निश्चित का मतलब है लागू, इसे भी आप लिख लेना। लागू होने से पहले देखो, एक तो 1950 की बात कर रहे हैं और एक 2016 वाले की, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के पूर्व हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में 14 किस्म की भ्रामक एवं जटिल जोतदारी काश्तकारी थी। जोतदारी को बोलते हैं काश्तकारी, यानी खेती व्यवस्था जो थी वो 14 प्रकार की थी, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, वो कौन कौन सी थी उन्हें देखते हैं। आपका क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की निम्नलिखित जोतों का नाम बताइए
उनमें से किन्हीं जोत के ऊपर आप टिप्पणी कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। टोटल होती हैं 14। कितनी होती हैं? 14 जोत की किस्म। और एग्जाम में आ सकता है इनमें से किन्हीं दो पर टिप्पणी दीजिए, और वो हैं कौन कौन सी 14 आपको बताते हैं। चलो, नंबर 1 है सरह मुएयन्नन काश्तकार। देखो नाम बड़ा अजीब है। दूसरा है गत स्वामित्व काश्तकार। तीसरा है अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार। चौथा है मौरूसी काश्तकार। पांचवा है दखिलकार काश्तकार। छठा है गैर दखिलकार काश्तकार। सातवां है बागदार। आठवां है माफीदार। नौवां है रियायती लगान वाला अनुग्रही। 10वां है सीर का काश्तकार। 11वां है सिक्किमी काश्तकार। 12वां था दखीलकार। 13वां है गुजारेदार। और 14वां है जोतदार के बंधकी। ये 14 प्रकार के उस समय जोत थी। इनमें से कुछ ऐसी जोत हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी और प्रचलित थी। उनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और उन पर टिप्पणी लिखने को बोल देते हैं। जैसा अभी मैंने बताया है, 14 में से 4-5 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनकी टिप्पणी लिखने को आ जाती हैं। वो कौन सी होती हैं आगे जानेंगे। अभी फिलहाल हमने क्या देखा है, किस्में 14 प्रकार की होती हैं और यहां से किसी पर टिप्पणी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। इन 14 किस्म के काश्तकारों में कोई भी ऐसे काश्तकार नहीं थे जिनके अधिकार एक से रहे हों। मतलब ये 14 किस्म के काश्तकार थे और 14 किस्म के काश्तकारों के जो अधिकार थे सभी के भिन्न भिन्न थे। एक दो काश्तकार ऐसे नहीं थे कि जिनके आपस में संबंध, आपस में व्यवहार मिल रहे हों। सब क्या थे? अलग अलग थे। जिनके अधिकार एक से रहे हों। कुछ किस्त के, यहां पर मैं कर लेना, ठीक है। कुछ किस्म के जोतदारों को उच्च किस्म के अधिकार प्राप्त थे, लेकिन यहां पर बोला है 14 प्रकार के काश्तकार थे। 14 में कोई भी ऐसा काश्तकार, दो काश्तकार ऐसे नहीं थे जिनके संबंध आपस में मैच करते हों, ठीक है। कुछ किस्म के जोतदार को उच्च किस्म के अधिकार प्राप्त थे, जबकि अधिकांश जोतदारों के अधिकार बहुत ही निम्न कोटि के थे और उनके अधिकार अस्थायी और असंक्राम्य थे। यहां पर क्या बोला है, जोतदार थे 14, लेकिन कोई भी इसमें से एक या दो पक्ष कोई भी ऐसा नहीं था जिनके समान अधिकार हों। नहीं था एक भी। 14 थे, 14 के अलग अलग थे। और इनमें क्या था, कोई काश्तकार इतना बड़ा था, कोई काश्तकार सबसे बड़ा, और कोई काश्तकार सबसे छोटा, ठीक है। और इनमें भी 14 प्रकार के थे, ठीक है। 14 अलग अलग प्रकार के थे। आगे चलते हैं। जबकि अधिकांश जोतदारों के अधिकार बहुत ही निम्न कोटि के थे और उनके अधिकार अस्थायी और असंक्राम्य थे। अब इसमें बात करते हैं जो सबसे उच्च कोटि के थे, दोनों को लेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पे। जो सबसे उच्च कोटि के थे उनके अधिकार कैसे थे? वो थे वंशानुगत। वंशानुगत होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाने वाले अधिकार। ठीक है। सपोज करो कोई कै नाम का एक व्यक्ति है और इसके पास कोई भूमि का टुकड़ा है, भूमि है। अब कै के बाद इसकी जो संपत्ति है वो इसके पुत्र को मिलेगी, फिर इसके पुत्र को मिलेगी। इसी प्रकार से ये चैन आगे को चलती रहेगी, ठीक है। ये थी चैन। ये क्या थी? वंशानुगत और संक्राम्य। संक्राम्य का अर्थ होता है कभी ना बदलने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है।
आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, संक्रामक किसे कहते हैं। देखो मैं बताता जा रहा हूं साथ के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संक्रामक वाला यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, आपके 10 नंबर में भी और 5 नंबर में और 4 नंबर में भी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। संक्रामक किसे कहते हैं? ऐसा जोतदार या ऐसा व्यक्ति जिसके जोत के अधिकार कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे पर जाते रहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं संक्रामक अधिकार। और इनके अधिकार सबसे उच्च कोटि के अधिकार होते थे या होते हैं। सही है, ये आप अपनी थ्योरी याद कर लेना, मैंने मौके के बता दिया आपको। एक होते हैं असंक्रामक। अब इसका अपोजिट कर लेना, ऐसे अधिकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर नहीं जाते हैं, बल्कि एक पीढ़ी में ही वो कुछ समय के लिए आते हैं। सपोज करो ख नाम का व्यक्ति है, इस पर कोई अधिकार आया सिर्फ 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, इस प्रकार से, या 2 वर्ष के लिए। हालांकि ये ख के जीवन काल में भी नहीं है। भाई ख तो अपने पूरे जीवन काल के लिए जोत रख लेता नहीं, इसके क्या है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल, ये है असंक्रामक। ठीक है, जो एक पीढ़ी पर भी नहीं रहते हैं और उनके अधिकार कभी भी छीन लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, एक एक शब्द की मीनिंग और एक एक शब्द का अर्थ बता के चल रहा हूं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना। आप लाइक नहीं करते हो, ना ही कमेंट करके बताते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो। आगे चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा करो, देखो लाइक भी करा करो, है ना। उदाहरण, सरह मुयैन काश्तकार का अधिकार स्थायी, वंशानुगत एवं संक्रामक था। देखो सरह मुयैन, ये जो पहले नंबर का जो काश्तकार था सबसे उच्च कोटि का था। सरह मुयैन काश्तकार, इसमें क्या था, इसके जो अधिकार थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते थे, ये वाले। ठीक है, दूसरा, और वह बेदखल नहीं किया जा सकता था, उसे हटाया नहीं जा सकता था। जबकि गैर दखीलदार जोतदार का अधिकार, गैर दखीलदार जोतदार, देखो ये रहा, मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक ये है, ये सबसे उच्च कोटि का था और ये सबसे निम्न कोटि का था। जबकि गैर दखीलदार जोतदार का अधिकार अस्थायी एवं असंक्रामक था और वह जमींदार के प्रसाद काल तक ही भूमि को धारण करता था। जमींदार के प्रसाद काल को समझो, जमींदार के प्रसाद काल। अगर जैसे किसी, जैसे हमारे गांव में प्रधान होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उसी प्रकार से जो जमींदार था, जितने समय के लिए जमींदार पर अधिकार आता था अपनी प्रधानी का, देखो उस समय पे प्रधानी मान लो या अधिकार मान लो, ठीक है, जैसा आप उचित समझो। जब तक एक जमींदार पर अधिकार रहता था, चाहे 5 साल, 6 साल, 4 साल जो भी हो, तब तक ये गैर दखीलदार काश्तकार उस पर भूमि में अपनी कृषि कर सकता था। जैसे ही इसका अधिकार खत्म हुआ, गैर दखीलदार काश्त का भी अधिकार समाप्त हो जाता था। आगे चलते हैं। कुछ जोतदार ऐसे थे जो कोई लगान नहीं देते थे या रियायती दर पर लगान देते थे, किंतु अधिकांश जोतदारों का लगान मौरूसी तौर से होता था। यहां पर बोला है कुछ काश्तकार ऐसे होते थे जो लगान ही नहीं देते थे, कुछ ऐसे होते थे रियायती तौर पर, मतलब रियायती होता है छूट के तौर पर। एक थे जो बिल्कुल नहीं देते थे, बिल्कुल लगान नहीं देते थे। देखो ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं ना, पेपर में आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, तो वहां आप इस प्रकार से पॉइंट बनाना कि कुछ काश्तकार ऐसे होते थे जो बिल्कुल लगान नहीं देते थे। दूसरा पॉइंट है, कुछ काश्तकार ऐसे होते थे, जो रियायती तौर पर
मतलब रियायती होता है छूट पर, यहां पर लिख देता हूं छूट पर लगान देते थे। और कुछ काश्तकार ऐसे होते थे, तीसरे नंबर का, जो मौरूसी तौर पर लगान देते थे। मौरूसी तौर पर लगान देते थे। देखो ये तीन ही प्रकार की किस्म बनती हैं। एक तो बिल्कुल ही नहीं दे रहा हो, अगर एक दे रहा है तो रियायती तौर पे दे रहा है, और एक व्यक्ति दे रहा है लगातार। मौरूसी का मतलब होता है वंशानुगत। वंशानुगत। कै ने दिया, अब कै के पुत्र देंगे, उसके पुत्र देंगे, उसके पुत्र देंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता है। मौरूसी होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशानुगत। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसे देखते हैं। कुछ जोतदार ऐसे थे जो लगान नहीं देते थे या रियायती दर पर लगान देते, कुछ देते ही नहीं थे, कुछ रियायती तौर पे देते थे और कुछ लगातार देते रहते थे मौरूसी तौर पर। ठीक है, किंतु अधिकांश जो जोतदारों का लगान मौरूसी दर से होता था। अधिकांश मतलब ज्यादातर। आगे चलते हैं। लैंड लॉ को आपको ना कहानी की तरह याद करा दूंगा, बस आप वीडियो को काट के ना देखना। ठीक है, अगर आप चाहो तो वीडियो की स्पीड तेज कर लेना, जिससे कि आपका समय बचेगा, और आप अगर जल्दी कैच कर पाते हो तो स्पीड बढ़ा सकते हो, नहीं तो आराम से देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जोतदारों पर लागू होने वाला उत्तराधिकार कानून भी समरूप नहीं था। जो जोतदार थे कितने थे? 14 थे। इन पर जो कानूनी अधिकार थे, भाई कानून तो ये कहता है कि भाई 14 व्यक्ति हैं, एक ही राज्य के हैं, यूपी के हैं, तो 14 पर 14 के 14 क्या है? सब पर, यानी 14 पर क्या है? समान विधि लागू होनी चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या था? सभी के अधिकार, कानूनी व्यवस्था अलग अलग लागू होती थी। उत्तर प्रदेश में जोतदारों पर लागू होने वाला उत्तराधिकार कानून भी समरूप नहीं था। काश्तकारी जोतों का उत्तराधिकार कुछ मामलों में व्यक्तिगत विधि द्वारा तथा दूसरे मामलों में काश्तकारी अधिनियम 1939 द्वारा प्रसारित होता था। कुछ काश्तकारों में तो व्यक्तिगत रूप में, मतलब आपसी सलाह के आधार पर, व्यक्ति की प्रतिष्ठा के आधार पर होता था। ठीक है, कि भाई ये बड़े व्यक्ति हैं या ये प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, इनके आधार पर इनका चलेगा। या कुछ होते थे जिनका काश्तकारी अधिनियम 1939 द्वारा लागू होते थे, नियम प्रसारित होता था। न केवल एक किस्म के काश्तकार दूसरी किस्म के काश्तकार से भिन्न थे, बल्कि उसी किस्म के अवध का काश्तकार उसी किस्म के आगरा के काश्तकार से भिन्नता रखता था। यहां पर कहने का मतलब है, ये 14 काश्तकार थे, 14 काश्तकार थे, सभी के अपने अपने अधिकार थे, सभी के अपने अपने अलग कानून लगते थे। कोई व्यक्ति तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के आधार पर कानून लगा रहा है, भाई दे भी जो उसके मन में आए वो अपना कर सकता है। दूसरा, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं उन पर 1939 का जो विधि है वो लागू हो रही है। तो एक इसमें अंतर बताया था। अवध का काश्तकार आगरा के काश्तकार से भिन्नता रखता था, यानी जो अवध का काश्तकार था और आगरा का था, इनमें क्या थी? भिन्नता थी। जबकि ये दोनों ही कहां से आते हैं? अवध और आगरा दोनों ही यूपी से हैं, और यूपी में भाई एक समान कानून होना चाहिए था, लेकिन इनके अधिकार क्या थे? अलग अलग थे, डिफरेंट थे, अलग अलग थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन कौन से अधिकार अलग थे, अब उन्हें हम देखते हैं। अवध प्रांत के दखीलदार काश्तकार को अपनी जोत को सिकमी पर देने का अप्रतिबंधित अधिकार था, अप्रतिबंधित अधिकार था, और उसकी मृत्यु पर जोतदारी उसकी व्यक्तिगत विधि के अनुसार उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती थी। देखो पहले ना, इसको एक शब्द है सिकमी, इसको समझा दूं आपको, पूरी ये हॉलवे में समझ में आ जाएगा। ठीक है,
सिक्मी कहते हैं। अगर गांव के बच्चे हैं, विलेज के हैं हमारे भाई बहन, वो समझ जाएंगे। शहर वालों को अलग तरीके से समझाएंगे। सिक्मी कहते हैं जिन्स पर। जिन्स पर उठाना, ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं हम किराए पर देना, ठीक है। ये इसका सिक्मी का अर्थ होता है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्स नहीं जानते हैं, ठीक है। किराए पर देना एक एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं तो क्या कहते हैं, जिन्स पर उठाना। आगे चलते हैं। जो अवध का काश्तकार था, जो अवध की खेती करने वाला व्यक्ति था, वो अपनी भूमि को जिन्स पर उठा सकता था और उसे इस प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। और वो अधिकार ऐसे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। अगर एक व्यक्ति किसी को अपनी जमीन उठा के जा रहा है तो उसका बच्चा उसके जो टैक्स है या किराया है वो वसूल कर सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या था, आगरा के, किंतु आगरा प्रांत के दखीलकार काश्तकार को सिक्मी यानी कि किराए पर, ठीक है, किराए पर देने का अधिकार प्रतिबंधित था। और वहीं पर जो आगरा का था, आगरा का जो जोतदार व्यक्ति था, अपनी भूमि को ये किराए पर नहीं दे सकता था, ठीक है। ये किराए पर नहीं दे सकता था। और जोतदार की मृत्यु पर जोतदार का उत्तराधिकार उसकी व्यक्तिगत विधि द्वारा नहीं शासित होकर काश्तकारी अधिनियम 1939 द्वारा प्रशासित होता था। और अगर कोई व्यक्ति जिसके पास अवध का जो आगरा का जो व्यक्ति है, अगर कै की जमीन है और इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र था वो भूमि पर अधिकार नहीं रख सकता था। किसके द्वारा, 1939 के एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। वो क्या है, छिन जाता था, खत्म हो जाता था, ठीक है। वहीं पर जो अवध का था उसमें अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अधिकार है उसके पुत्र पे जाता था, ठीक है। तो ये क्या थी, बहुत बड़ी भिन्नता थी। तो इस समय आदमियों का क्या था, दिल दुखता था, हीन भावना पैदा होती थी और अमीर और अमीर और गरीब होता जाता था, ठीक है। गुलामी जैसी ही जिंदगी उनकी थी। आगे चलते हैं। कालांतर में यह आवश्यक समझा गया कि वर्तमान भ्रामक एवं जटिल अनेक जोतदारियों के स्थान पर एक सरल एवं समरूप कानून रखा जाए। ये क्यों जरूरी हुआ, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम क्यों जरूरी था, उसके हमने कारण बताए हैं, ये क्यों लागू हुआ था। तो अब हमने जो परिस्थिति देखी, हमने समस्याएं देखी, इसको पढ़कर हमें लगा कि भाई ये जो व्यवस्था थी बहुत भद्दी, गलत और अमानवीय प्रकार की थी, ये बदलनी चाहिए थी। अभी हमने पढ़ते पढ़ते देखा कि हमारे हृदय में थोड़ा दुख भी पैदा हुआ कि इस प्रकार से तो बहुत गलत व्यवस्था थी। अधिकार सभी के क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। या अगर अंतर हो तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उसे देखते हैं। कालांतर में यह आवश्यक समझा गया कि वर्तमान भ्रामक एवं जटिल अनेक जोतदारियों के स्थान पर एक सरल एवं समरूप कानून रखा जाए सभी के लिए। यह नहीं है कि किसी का अधिकार अच्छा है, किसी का अधिकार बहुत बेकार है, नहीं, सभी को एक प्रकार में रखा जाए। अतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ने जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ इस प्राचीन जोतदारी की सब किस्तों को भी समाप्त कर दिया और उन्हें फिर से 4 श्रेणियों में बांट दिया। जो हमारी 1939 की जोतदारी चली आ रही थी, जिनमें 14 प्रकार की भिन्नता थी और जिसमें किसी के अधिकार बहुत ज़्यादा थे और किसी के अधिकार बिल्कुल ही नहीं थे, उसको क्या करा, समाप्त किया, ठीक है। और 1950 में
सिर्फ 4 प्रकार के काश्तकार रखे गए। 1950 में सिर्फ 4 प्रकार के काश्तकार रखे गए, सबको खत्म कर दिया गया। 14 में से कितने बचे? सिर्फ 4 बचे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और वो 4 कौन कौन से थे? पहला था भूमिधर, दूसरा था सीरदार, तीसरा था असामी और चौथा था अधिवासी। ये 14 में से 4 प्रकार के अधिकार रखे गए। 14 थे यानी 14 थे, 14 में से ओनली 4 बचे। 10 को क्या करा? समाप्त। समाप्त तो इन सबको ही किया था, इनके स्थान पर नए नाम और नए अधिकार लगाए। ठीक है, नए अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन जोतदारों के अधिकार उच्च किस्म के थे, देखो हमने अभी जो पढ़े थे 14 प्रकार के पढ़े थे, 14 में हमने देखा था जो सबसे उच्च कोटि का था पहले, उसके बारे में अब इन 4 में से पढ़ते हैं। ठीक है, हम इन चारों को एक बार यहां पर लिख लेते हैं, नहीं तो हमें पेज को बार बार पलटना पड़ेगा और आपकी समझ में फिर नहीं आएगा चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखते हैं। पहले एक है भूमिधर, दूसरा है हमारा सीरदार, तीसरा है हमारा असामी और चौथा है हमारा अधिवासी। अब ये 14 में से 4 रह गए। ठीक है, अब ये 14 में से 4 रह गए। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जोतदारों पर लागू होने वाला उत्तराधिकार कानून भी समरूप नहीं था। अरे ये तो दूसरा पेज है, पेज नंबर 3 देखना है हमें। जिन जोतदारों के अधिकार उच्च किस्म के थे या जिन्हें संक्राम में अधिकार प्राप्त थे, देखो उच्च कोटि जो सबसे ज्यादा अधिकार थे, जो वंशानुगत थे, संक्राम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चले आ रहे थे, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, वे सब भूमिधर बन गए। क्या बने? भूमिधर। जिनके वंशानुगत अधिकार थे, जिनके पास असंक्राम में अधिकार थे। ठीक है, वो क्या बन गए? भूमिधर बन गए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जिनको संक्राम में अधिकार प्राप्त नहीं थे वे सीरदार कहलाए। संक्राम यानी कि जिनके पास असंक्राम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भूमि को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं था, वो असंक्राम में कहलाए। ठीक है, असंक्राम में सीरदार कहलाए। आगे चलते हैं। अस्थिर और अस्थायी खेती के क्षेत्र में जोतदार या ऐसी भूमि के जोतदार जिन्हें की स्थायी अधिकार नहीं दिए जा सकते थे असामी कहलाए। जिनको कुछ समय के लिए भूमि प्राप्त होती थी, ठीक है। आज के तौर पे आपने देखा होगा बहुत से लोग स्टे ले आते हैं सरकार से जाके और वो कहते हैं कि हमें भूमि में कुछ कार्य करने दो और उन्हें छूट दे दी जाती है। या ऐसा होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जितने समय का प्रधान का कार्यकाल होता है उतने समय के लिए भूमि कर सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सरकार उन्हें अधिकार दे देती है, आप भूमि में जोत बो सकते हो, लेकिन कभी भी आपसे भूमि को लिया जा सकता है, कभी भी जाने वाली भूमि के काश्तकार कौन थे? असामी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 3 तो हो गए जिनके परमानेंट अधिकार थे, जो इनके अधिकार तो थे लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकते थे, और ये ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ समय के लिए लागू होते थे, इन पे अधिकार। आगे चलते हैं। किंतु कुछ विशेष किस्म के काश्तकार थे जिन्हें भूमि में स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं थे। जमींदारों या क्षेत्रपति की मर्जी पर जोतों पर यानी खेतों पर कब्जा रखते थे। ऐसे काश्तकार बहुसंख्यक थे यानी कम थे,
और वास्तव में काश्तकार थे। ऐसे बहुसंख्यक कृषकों के हित की रक्षा करना आवश्यक समझा गया और उन्हें अधिवासी बना दिया गया। मतलब कुछ ऐसे काश्तकार थे जो जमींदारी या क्षेत्रपति की मर्जी पर जोत करते थे। किस पर? जमींदारी या क्षेत्रपति। अभी मैंने इसमें भी बताया था आपको, जमींदारी या क्षेत्रपति मैंने बताया था जब तक कार्यकाल रहेगा जमींदार का तब तक वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, ऐसे उन्हें सरकार कभी भी हटा सकती है, उनका कोई निश्चय नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जमींदार क्षेत्रपति भूमि को उन्हें दे देते थे कि आप इसमें करो खाओ और टैक्स हमें भरते रहना, लगान देते रहना, ठीक है, और वो लगान सरकार को देते थे। ऐसे काश्तकारों को असम अधिशासी बनाया गया। अधिवासी क्या है? अधिवासी बनाया गया। ये कैसे थे? ये बहुसंख्यक थे। इनकी मात्रा क्या थी? ज्यादा। और वास्तव में काश्तकार थे, यानी काश्तकार यानी वास्तव में ये खेती करते थे। ऐसे बहुसंख्यक कृषकों के हित की रक्षा करना आवश्यक समझा गया और उन्हें अधिशासी बना दिया गया। इस वर्ग में सीर के काश्तकार, सिक्किमी काश्तकार और दखिलदार सिक्किमी काश्तकार और दखीलकार शामिल किए गए। अभी हमने चौथे प्रकार के काश्तकार पढ़े थे, उसमें क्या थे? सिक्किमी काश्तकार, दखीलकार, सिक्किमी काश्तकार और दखीलकार, ये सब क्या है इसमें शामिल कर दिए गए थे। कितने? 3 प्रकार के, 1, 2, 3 और भी एक आध इसमें क्या है शामिल कर दिया गया था, जो बहुत ज्यादा संख्या में व्यक्ति थे और जो वास्तव में खेती करते थे। ज्यादा थे, बहुसंख्यक में थे और वास्तव में खेती करते थे। उन्हें अधिवासी बना दिया गया। आगे चलते हैं। अधिवासी जोतदार सीरदार से तुच्छ। ये जो सीरदार है, ये सीरदार हो गया यहां पे, ठीक है। सीरदार से तुच्छ और असामी से श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ था यहां पर रखो असामी, ठीक है। ये बड़ा, ये छोटा और अधिवासी क्या था? बीच का, ठीक है। अधिवासी से बड़ा सीरदार था और अधिवासी से छोटा असामी था। ध्यान रखना, तीनों पॉइंट बता दिए हैं मैंने। और इन सब में सबसे ऊपर था भूमिधर। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस प्रकार से थे, ठीक है। अधिवासी जोतदार सीरदार से तुच्छ और असामी से श्रेष्ठ था। यह एक अंतरकालीन किस्म थी जिसमें अधिनियम के लागू होने के 5 साल के बाद भूमि विधि से अंतर्धान समाप्त हो जाना था। इस प्रकार अधिवासी जोतदारों को 5 वर्ष के लिए काश्तकारी अधिकार सुरक्षित रखे गए। यहां पर लिख लेना, यहां पर है 5 वर्ष के लिए काश्तकारी, ठीक है। तो यहां पर जो बहुसंख्यक थे, यहां पर जैसे जमींदारी थी, ठीक है। जमींदारी जब तक चलती थी तब तक वो खेती करते थे। जैसे 5 साल की जमींदारी होती है, 5 साल तक के चुनाव होते हैं, तो 5 साल व्यक्ति खेती करता था और जैसे ही इसकी जमींदारी खत्म हुई, जो खेती कर रहा है उसके भी अधिकार समाप्त हो जाते थे। असामी में क्या था? अगर किसी जमींदार व्यक्ति ने यहां पर जमीन दे दी है और कार्यकाल उसका 5 वर्ष का है, तो उससे पहले भी वो उससे छीन सकता है। सरकार भी उससे पहले ही छीन सकती है। इसमें कोई लिमिट नहीं थी, कोई सीमा निश्चित नहीं थी। यहां तो सीमा निश्चित भी है कि 5 वर्ष जब तक उसका कार्यकाल रहे, और यहां पर कोई सीमा नहीं थी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, कोई सीमा नहीं थी, ठीक है।
ये सबसे निम्न किस्म थी। आगे चलते हैं। 5 साल के बाद भूमि विधि से अंतर्धान यानी समाप्त हो जाना था। आगे चलते हैं। अधिनियम के बनाने वालों की मंशा यह थी कि ऐसे जोतदार लगान का 15 गुना जमा करके भूमिधर बन जाएंगे। इसका क्या अर्थ था? अगर ऐसे व्यक्ति 15 गुना अगर लगान जमा करते हैं, यदि उनके क्षेत्रपति लिखित सहमति दें, भाई जैसे यहां पर अधिवासी हैं और ये 5 साल के लिए भूमि करते हैं, अगर इनके क्षेत्रपति या जमींदार ये कहें तो ये परमानेंट 15 गुना लगान देकर परमानेंट जोतदार बन सकते थे, बन जाएंगे, या उन्हें 5 वर्ष बाद बेदखल कर दिया जाएगा। या तो 15 गुना लगान दे दो तो परमानेंट बन जाएंगे जोतदार, नहीं तो 5 वर्ष के बाद क्या है, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। किंतु एक परिपक्व समय के पूर्व ही 5 साल के पहले ही विधानमंडल ने अधिवासी के ऊपर कृपा की और उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम 1954 पारित किया। अब अधिवासी की बात को पढ़ते हैं। यहां पे अधिवासी ये कैसा व्यक्ति था? जमींदार का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, या क्षेत्रपति जिसके अंडर में वो जमीन आती है, ठीक है, कोई सरकारी व्यक्ति नियुक्त कर रखा हो। जब तक ये व्यक्ति 5 वर्ष अपने शासन में रहेगा, ठीक है, अपनी प्रधानी करेगा या जमींदारी करेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति जोत कर सकता था, यानी खेती। जैसे ही इसकी जमींदारी समाप्त होती है तो ये इसकी जोत और खेती समाप्त हो जाती। लेकिन इन्होंने बोला था अगर 15 गुना अगर ये लगान देते हैं तो ये परमानेंट क्या है, जोतदार बन जाएंगे। अगर 15 गुना देते हैं तो सही है, अगर 15 गुना नहीं देते तो इनकी जोत 5 वर्ष बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन 1954 में एक अधिनियम आया। क्या आया? अधिनियम। और उस अधिनियम ने इन अधिवासी लोगों को, जो संख्या में बहुत ज्यादा थे और वास्तव में ये खेती करने वाले लोग थे, इनका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, ये सिर्फ क्या करते थे, खेती। ऐसे लोगों के लिए एक राहत आई। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1954 पारित किया, जिसमें सब अधिवासियों को सीरदार अधिकार दिए। इस प्रकार सब अधिवासी सीरदार हो गए और भूमि विधि के क्षेत्र में 3 ही जोतदार रह गए। अब सुनो, 1954 के बाद क्या है, ये अधिवासी जो है समाप्त कर दिया गया। अधिवासी समाप्त कब? 1954 में, ठीक है। 1955 के द्वारा देखो, पहले से 1939 से चले आ रहे थे 14 प्रकार के, 1950 में हो गए 4 प्रकार के और 1954 में कर दिए 3। ठीक है भैया, आपको समझ में आया होगा। और 1954 में अधिवासी क्या है, बिल्कुल समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं। और ये सब अधिवासी क्या बना दिए गए, सीरदार। क्या हो गए, सीरदार हो गए। अब 3 किस्म के लोग रह गए, एक तो भूमिधर, दूसरा सीरदार और तीसरा रह गए आपके असामी। ठीक है, भूमिधर तो ऐसा था जो वंशानुगत था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, पुत्र से दूसरे पुत्र को, ऐसे ये चलती रहती थी। ये था सीरदार। देखो सीरदार कैसे होते हैं, अगर सरकार चाहे
इनको पट्टे पर जमीन दे सकती है, परमानेंट इनको जोतदार बना सकती है। क्या है? जोतदार बना सकती है। परमानेंट यानी जब तक सरकार चाहे, लेकिन जिस दिन सरकार को जरूरत पड़ी उस भूमि की, इनको मुआवजा देते हुए वहां से उन्हें खाली करवा देगी उस स्थान को इनसे। ठीक है, ध्यान रखना। असामी होते हैं टेम्परेरी, इन्हें 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, तुक्का लग जाए तो 10 वर्ष, इनकी कोई समय सीमा नहीं है। खाली करने को 2 साल में कर दें खाली, ना खाली करने को 10 साल भी लग जाए। ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं? जब तक सरकार चाह रही है, जब तक ये चाह रहे हैं ये रह सकते हैं, लेकिन जब सरकार को जरूरत पड़ेगी तभी खाली कर देंगे, और इस भूमि को सरकार कभी छीन नहीं सकती है। आगे चलते हैं। इस प्रकार सब अधिवासी सीरदार हो गए और भूमि विधि के क्षेत्र में 3 ही जोतदार रह गए। लेकिन अभी मैंने क्या बोला है, इसको सरकार कभी नहीं ले सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी देश में आपात स्थिति, आक्रमण या युद्ध होता है, उस समय हमारी भूमिधर जमीन हो, सीरदार हो, असामी हो या अन्य और कोई जमीन हो, पहले वो देश हित में लागू होगी। वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि ये कौन मालिक है कौन नहीं, सबसे पहले वो जमीन देश हित में लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके लिए सरकार पारितोष दे, इनाम दे, पैसा दे, वो दूसरा मत है, लेकिन सबसे पहले वो देश हित में लागू होगी। उस समय पर कोई ना भूमिधर है, ना सीरदार है, ना कोई असामी है। आगे चलते हैं। आदिवासी जोतदार जमींदारी विनाश पर 1 जुलाई 1952 को भूमि विधि के क्षेत्र में आया और 30 अक्टूबर 1954 को विलीन कर दिया गया। ठीक है, 1950 के द्वारा जैसे कोई एक्ट है, जैसे हमारा 2023 में बने हैं तीन चार एक्ट हमारे संशोधन हो के आए हैं 4। लागू कब हुए, वो सॉरी बने कब, 2023 में, लेकिन लागू कब हुए हमारे 2024 में। उसी प्रकार से एक्ट आए थे 1950 में, जिसमें 4 प्रकार के जोतदार थे, लेकिन ये लागू हुआ था 1952 से। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं 1952, 1 जुलाई 1952 को आया और 30 अक्टूबर 1954 को विलीन हो गया, मतलब समाप्त हो गया। क्या? आदिवासी। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977, जो 28 जनवरी 1977 लागू किया गया इसने सभी सीरदारों को भूमिधर बना दिया और भूमिधर को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब चौथा आया क्या? 1977 में। 1977 में क्या हुआ? सिर्फ 2 रह गए। ये जो सीरदार थे ये समाप्त कर दिए। ये सीरदार किस में शामिल कर दिए? भूमिधर में शामिल कर दिए। ठीक है, अब क्या रह गए? भूमिधर प्लस सीरदार, ये 1 हो गए और दूसरे रह गए असामी। अब क्या प्रकार के रह गए? 2 और 1, 2 प्रकार के रह गए थे। कब? 1977 में कर दिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से कर दिए गए? इसमें सभी सीरदारों को भूमिधर बना दिया गया और भूमिधर को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। जब सीरदार इसमें शामिल हो गए, भूमिधर और सीरदार शामिल होकर क्या बने? भूमिधर। और इन भूमिधरों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, प्रथम में संक्राम में और द्वितीय में असंक्राम में। देखो, कर्तव्य और नियम के आधार पर हालांकि ये 1 कर दिए, लेकिन फिर भी इनके अधिकार उसी प्रकार से थे जैसे सीरदार के यहां पर थे। इसमें एक अधिकार था संक्राम में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं कुछ अधिकार, और दूसरा था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अधिकार नहीं जा सकते हैं, खेती भूमि नहीं जा सकती है। ठीक है, और दूसरा था असामी। भूमिधर को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया, संक्राम अधिकार वाला अधिकार
असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, सॉरी यहाँ पे मैंने अधिकार बोल दिया है, ये भूमिधर है। संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर। जो पहले असामी थे उन्हें वैसे ही रहने दिया गया। अतः 28 जनवरी 1977 से ईस्वी से अब भूमि विधि में 3 प्रकार के जोतदार थे। संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा धारा 129 के अंतर्गत आने वाले जोतदारों में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। अब एक चीज को जानेंगे। 1939 में 14 प्रकार के जोतदार थे। ठीक है, बताया है मैंने 14 थे, लेकिन आगे कानून लागू हुआ, विधि बदली, 1950 आया और ये 1950 लागू हुआ 1 जुलाई 1952 को। और इसमें जो जोत थी वो कर दी 4। क्या कर दी? 4। भूमिधर नंबर 1, दूसरे पे सीरदार, तीसरे पे असामी और चौथे पे अधिवासी। फिर संशोधन होता है 1954 में। और अब इसमें जो अधिवासी थे इसको करा गया समाप्त और इसके स्थान इनको कहां पर जोड़ दिया? इनको प्लस कर दिया सीरदार में। ठीक है, तो फिर क्या बचे? इसे काटने के बाद 3 रह गए। कौन कौन से? भूमिधर, दूसरे नंबर पे तुम्हारे सीरदार और तीसरे नंबर पे असामी। ये 3 रह गए। उसके बाद ये अधिशासी किस में चला गया? सीरदार में। यहां से कट के सीरदार बन गया। फिर संशोधन होता है 1977 में। यहां से ये जो सीरदार था ये जो है खत्म कर दिया गया। 1977 में सीरदार खत्म कर दिया और सीरदार को किस में शामिल कर दिया? सीरदार प्लस भूमिधर। ठीक है, और यहां पे क्या कर दिया था? सीरदार प्लस अधिवासी। ठीक है, यानी कि इसे समाप्त करके इसी में शामिल कर दिया गया था। आगे चलते हैं। अब हमारे पास 1977 के बाद सिर्फ 2 रह गए, एक तो भूमिधर और एक बचा हमारा असामी। ठीक है, इसको भूमिधर को 2 जगह डिवाइड कर दिया गया, संक्राम्य और असंक्राम्य। संक्राम्य को मोटे शब्दों में समझ लो, जिनके अधिकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अधिकार नहीं जाते। भूमिधर को 2 जगह डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के अधिकार रहेंगे। और दूसरा हमारा क्या बना दिया? असामी। ठीक है, यह था पूरे क्वेश्चन का सार। अब इसमें एक ट्विस्ट और आता है, एक संक्राम्य बना दिए, एक असंक्राम्य बना दिए। लेकिन आपका कभी क्वेश्चन आए संक्राम्य किस में आता है तो आप बोलोगे भूमिधर में आता है, असंक्राम्य किस में आता है? भूमिधर में आता है। ये भूमिधर के 2 भाग बन गए। दूसरा भाग अगर कोई आपसे पूछे
कि असामी क्या है, तो आप बोलोगे असामी दूसरे नंबर की जोतदार है। अब भारत में सिर्फ दो ही जोतदार हैं, भूमिधर और असामी। लेकिन भूमिधर को हम दो जगह डिवाइड करते हैं, संक्रा में और असंक्रा में। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ फिर कहने लगो संक्रा में एक हो गया, असंक्रा में दो हो गया और असामी तीन, नहीं, तीन मत गिनना। संक्रा में और असंक्रा में भूमिधर ही हैं और ये दूसरे नंबर की है। ठीक है, तीसरी बात आगे बताते हैं। एक है सरकारी पट्टे। आपने देखा होगा गांव में अब भी सरकार भूमि वितरित करती है और वो तब तक के लिए होती है जब तक वो उस पर खेती करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष से ज्यादा किसी भी खेत को खाली रखेगा, पट्टे के खेत को, तो उसे सरकार छीन लेगी। या उस पर गैर कानूनी प्रकार से कार्य करेगा तो सरकार छीन लेगी, या कहीं सरकारी व्यवस्था के लिए या सरकारी कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है तो उसे छीन लेगी। ठीक है, तो हमारे पास कई प्रकार की भूमि है, संक्रा में, असंक्रा में और असामी, और ये दोनों मिलकर भूमिधर और असामी। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी है, भूमिधर और एक असामी। तीसरे नंबर पे सरकारी होती है, सरकारी तो सरकारी ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझाने का पूरा प्रयास किया है, पूरे पॉइंटों को क्लियर किया है। और बता दूं, आगे जब आप चलोगे तो आपके यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। कहां से, 20 नंबर का आपका आएगा संक्राम में, 20 नंबर का आपका आएगा असंक्रा में, और 20 नंबर का आपका आएगा असामी, और चौथे पे आपका 10 नंबर का आ सकता है आपका आदिवासी। इसलिए इस क्वेश्चन पे मैंने इतना ज्यादा जोर दिया है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको बिल्कुल जड़ से पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल नींव। अगर कोई जीरो है उसको भी मैं हीरो बना दूंगा, बिल्कुल नींव से पढ़ाया है, नींव से। ठीक है, अब आपका घर बनाना बाकी रह गया है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो जय हिंद जय भारत लिख के जरूर भेजना। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद, और इस चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये व्हाट्सअप चैनल है, किसी को पीडीएफ नोट चाहिए तो इससे नंबर पे मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और आप कमेंट करते हो कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डाल दो, तो मैं भी बहुत जल्दी काम कर रहा हूं। देखो रात का 1 बजा हुआ है और अभी मैं वीडियो को अपलोड भी करूंगा और इसे तैयार करूंगा। जब 2 या 2:30 बजे तक ये तुम्हारे पास, या मॉर्निंग में सुबह 3 बजे तक आपके पास ये पहुंचेगी। तो मैं आपसे ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, आप परेशान ना हो, सिलेबस मैं आपका जल्दी कवर करा दूंगा। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।